दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनियमन द्वितीय अध्यादेश 2021 के बारे में। दोस्तों, ये नया किराएदारी अधिनियम है जो कि ऑर्डिनेंस के द्वारा आया है। क्योंकि हम कानून पर चर्चा कर रहे थे इसलिए वीडियो बड़ा हो गया था, तभी हमने निर्णय किया कि हम इसको दो भाग में चर्चा करेंगे। हालांकि 7 अध्याय और 46 धाराओं में बटा हुआ ये छोटा सा कानून है, लेकिन जब भी हम कानून के ऊपर बात करते हैं तो उसमें समय लगता है, इसलिए हमने इस वीडियो को दो भागों में बनाने का निर्णय लिया। मुझे उम्मीद है कि प्रथम भाग आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप प्रथम भाग भी देख सकते हैं, उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको द्वितीय भाग समझ में आएगा। हमने पहले भाग में सेक्शन 20 तक डिस्कशन कर लिया था, उसके ऊपर चर्चा कर ली थी। आज हम धारा 20 से आगे बढ़ेंगे और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जिनको जानना और समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनियमन द्वितीय अध्यादेश 2021 और इस वीडियो का भाग 2 जो कि धारा 21 से हम शुरू करेंगे, जिसमें धारा 21 में बताया गया है कि इविक्शन के विरुद्ध किराएदार को क्या सुरक्षा प्रदान की गई है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इस कानून में बहुत ज़्यादा किराएदार के लिए कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक सुरक्षा उसको प्रदान की गई है। जैसे कि अगर आप किराएदार हैं और आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, बिना एग्रीमेंट के किराएदारी होती ही नहीं, ये पहले हम बात कर चुके हैं। तो जब तक आपकी किराएदारी विद्यमान है, रेंट एग्रीमेंट विद्यमान है, रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर नहीं हुआ है, तब तक किराएदार को उस मकान से बेदखल नहीं किया जा सकता। ये एक सुरक्षा है किराएदार के पक्ष में। सपोज कीजिए आपने रेंट एग्रीमेंट किया हुआ है दिसंबर 2022 तक, तब सीधी सी बात है कि जब तक दिसंबर 2022 तक की अवधि पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप उसमें चैन से रह सकते हैं, आपकी किराएदारी को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बातें हैं जिनके होते हुए भले ही आपका रेंट एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, तब भी किराएदार से उस मकान को खाली कराया जा सकता है। जैसे कि पहली बात अगर हम करें, ऐसी दशा में जहां पर लैंडलॉर्ड नया है, इसने अभी नई प्रॉपर्टी खरीदी है और किराएदार पुराना है, यानी किराएदार पहले से इस बिल्डिंग में रहता आ रहा है और अब उसको किसी नए लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है, कोई नया लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी खरीद लेता है। तो यहाँ पर इसमें साफ साफ स्पष्ट किया गया है कि नया लैंडलॉर्ड 1 साल की अवधि पूरी होने तक या रेंट एग्रीमेंट की अवधि पूरी होने तक, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले घटना घटती है, तब तक किराएदार से मकान खाली नहीं करा सकता। समझने के लिए एक उदाहरण के तौर पर समझ लीजिएगा कि मान लीजिए आपने एक मकान किराए पर लिया हुआ है जिसका रेंट एग्रीमेंट जून 2023 में पूरा होना है। तो जून 2023 में अभी 2 साल हैं। नया मकान मालिक 1 साल तक आपसे उस प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए नहीं कह सकता। दूसरा एग्जांपल यूं समझ लीजिएगा कि मान लीजिए आपने किराएदारी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और किराएदारी एग्रीमेंट के मुताबिक आपकी किराएदारी दिसंबर 2021 को पूरी होने जा रही है, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं जून में, तो 6 महीने बाद। जब तक रेंट एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है तब तक नया लैंडलॉर्ड आपसे मकान खाली करने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि दिसंबर 2020 में आपका रेंट एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा, अवधि पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको नया रेंट एग्रीमेंट साइन करना होता है। अब चाहे वो नया लैंडलॉर्ड है या पुराना लैंडलॉर्ड है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वहाँ वो डिसाइड करेंगे म्यूचुअल एग्रीमेंट से, म्यूचुअल सहमति से कि उनको आगे किराए पर देना है या नहीं देना है। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। इसके अलावा इसमें एक प्रावधान और दिया गया है कि जैसे ही नया मकान मालिक आता है, नया लैंडलॉर्ड आता है, ये पहले भी था, तो उसको विदिन 1 मंथ किराएदार को नोटिस देकर सूचित करना होगा कि भाई हमने ये प्रॉपर्टी खरीद ली है। ये एक बात हुई। लेकिन इन बातों के रहते हुए भी कुछ स्थिति ऐसी हैं जब किराएदार से मकान खाली कराया जा सकता है। वो स्थिति कौन सी है? नंबर 1, तब जब किराएदार सेक्शन 8 में जो किराया निर्धारित किया गया है उस किराए को देने से इनकार कर देता है। नया मकान मालिक आया, नया मकान मालिक भी कहता है कि मैं अब मकान मालिक हूँ, आप किराया मुझे देंगे, लेकिन पुराना किराया कहता नहीं साहब हम तो उसी को किराया देते हैं, उसी को देंगे। ऐसी सिचुएशन में कोई और सिचुएशन पैदा होती है, अगर किराएदार किसी वजह से किराया नहीं देता है तब उससे मकान खाली कराया जा सकता है, भले ही रेंट एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। नंबर 2, यदि टेनेंट ने पुराने एरियर्स या जो उसके ऊपर कुछ चार्जेस हैं वो लगातार 2 महीने तक नहीं देता है,
सोसाइटीज़ के केस में जहाँ डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं या कोई रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस उसने लगाए हुए हैं, इस तरह कोई भी चार्जेस अगर हैं और वो लगातार 2 महीने तक नहीं देता है, तब मकान मालिक लैंडलॉर्ड इविक्शन की एप्लीकेशन रेंट कोर्ट में मूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये अवधि उन लोगों के लिए जो आर्म्ड फोर्सेज में थे या वहाँ वो शहीद हो गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए अवधि 2 महीने की जगह 1 साल की बढ़ी जाएगी। नंबर 3 सिचुएशन, जहां किराएदार ने स्वयं अपने को उस संपत्ति से, किराएदारी की संपत्ति से अपने आप को स्वयं अलग कर लिया है, बिना किसी नोटिस के अलग कर लिया है, वहां भी उसकी किराएदारी समाप्त समझी जाएगी। नंबर 4, अगर किराएदार उस संपत्ति का लगातार मिसयूज कर रहा है, मकान मालिक ने उसको नोटिस किया, बार बार उसको नोटिस दिया, मना किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसका मिसयूज कर रहा है, ऐसे में भी वो उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली करा सकता है। 5वीं कंडीशन, जब मकान मालिक को ये लगता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई बड़ा रिपेयर कराना है, रिपेयर वर्क कराना है, कंस्ट्रक्शन वर्क कराना है, तब वो उस प्रॉपर्टी को खाली करा सकता है। और प्रॉपर्टी को खाली कराने के बाद दोनों को म्यूचुअली एक एग्रीमेंट नया साइन करना होगा, तब किराएदार दोबारा से उसमें आ सकता है, अदरवाइज किराएदार दोबारा से नहीं आ सकता है। सेक्शन 22 की बात करते हैं। सेक्शन 22 में कहा गया है कि यदि लैंडलॉर्ड, मकान मालिक की डेथ हो जाती है और उसके हेयर्स आते हैं, हेयर्स को लगता है कि उनको प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, तब वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में नीड को देखते हुए रेंट कोर्ट हेयर्स के फेवर में आदेश जारी कर सकता है कि आप इनका मकान खाली कर दें, क्योंकि इनको इस मकान की ज़रूरत है, ये आप किराए पर देना नहीं चाहते। सेक्शन 23, एनहांसमेंट ऑफ रेंट इन केस ऑफ रिफ्यूजल बाय टेनेंट। जैसे कि मैंने बताया कि इस एक्ट में किराएदार के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, किराएदार को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और वो बहुत ज़्यादा मकान मालिक से उलझने की स्थिति में नहीं रहा। यदि किराएदार किराया देने से मना कर देता है या प्रॉपर्टी खाली करने से मना कर देता है, अगर वो प्रॉपर्टी पर कब्जा मकान मालिक को अवधि बीतने के बाद नहीं देता है और उसके बाद मकान मालिक रेंट अथॉरिटी में एप्लीकेशन मूव करता है, तो यहाँ से किराया बढ़ा दिया जाएगा। किराया किस रेट से बढ़ाया जाएगा? पहले 2 महीने के लिए किराएदार को दुगना किराया देना होगा और उसके बाद जितनी भी अवधि तक वो उसमें इलीगली रहता है, उस अवधि का 4 गुना किराया उसको पे करना होगा। मान लीजिए हमने जो एग्जाम्पल लिया, आपका रेंट एग्रीमेंट दिसंबर 2021 में पूरा हो जाता है। लैंडलॉर्ड आपको नोटिस देता है कि साहब आप मेरा मकान खाली कर दीजिए। रेंट एग्रीमेंट आपका एक्सपायर हो चुका है, आप मकान खाली नहीं करते, तब जनवरी से यू विल हैव टू पे डबल अमाउंट ऑफ रेंट डिसाइडेड एज पर अंडर सेक्शन 8। यानी कि मान लीजिए अगर आप 15,000 रुपये महीना किराए पर थे, अब 2 महीने का किराया वो आपसे 30,000 महीना के रेट से लेगा। उसके बाद भी अगर आप किराएदारी से उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करते हैं, अब जनवरी फरवरी के बाद यानी कि मार्च ऑनवर्ड्स, मार्च और उससे आगे के लिए आपको जो किराया तय हुआ था उसका 4 गुना किराया पे करना पड़ेगा। यानी कि 15,000 हम एग्जाम्पल मानकर चल रहे हैं, तो आपको 60,000 महीना किराया देना पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन में किराएदार मकान मालिक से उलझने से पहले कई बार सोचेगा कि वो कोर्ट जाए ना जाए। अगर कोर्ट से उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आ गया तो उसको दुगना या 4 गुना किराया देना पड़ सकता है। देखिए, ये तो हुआ किराएदार के ऊपर। वहीं अगर लैंडलॉर्ड कहीं डिफॉल्टर होता है, लैंडलॉर्ड सिर्फ एक ही सिचुएशन डिफॉल्टर हो सकता है, जब आपने प्रॉपर्टी किराए पर लिया तब आप एडवांस वो आपसे लेता है। एडवांस कितना था? एडवांस 2 महीने का रेंट के बराबर अमाउंट, या नॉन रेजिडेंशियल टेनेंसी के केस में 6 महीने के एडवांस रेंट के बराबर की अमाउंट। वही आपका एडवांस है, वही आपका डिपॉजिट है। जब आप प्रॉपर्टी वैकेट करते हैं, प्रॉपर्टी खाली करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपना अमाउंट वापस लेंगे। जब आप वो अमाउंट वापस लेते हैं, अगर वो अमाउंट वापस करने में मकान मालिक आनाकानी करता है, डिले करता है, तब वो उस अमाउंट के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट के साथ, जब भी वो आपका अमाउंट वापस करेगा, सिंपल इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा। अब देखिए, अगर किराएदार डिफॉल्टर है तो उसको रेंट अमाउंट का 2 गुना या 4 गुना पे करना पड़ रहा है, लेकिन अगर लैंडलॉर्ड डिफॉल्टर है उसको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट जो कि 5-7% होता है, वही उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। बहरहाल, अब अगर आपका एक डिस्प्यूट चल रहा है
पहले तो पुराने कानून में 20-20 साल मुकदमा चलता था, हालांकि इसमें ऐसी उम्मीद नहीं है, ये साल 2 साल में ही डिसाइड हो जाएगा मैक्सिमम। अवधि तो उसमें 60 दिन की दी हुई है, आगे हम बताएंगे। लेकिन मान लीजिए सब कुछ लगा के अगर साल 6 महीने चल जाता है, उस पीरियड का रेंट, जिस पीरियड में आपका कोई लिटिगेशन चलता है, कोई विवाद चलता है, उस पीरियड का रेंट भी आपको उसी के अकॉर्डिंग देना होगा, जो कि सेक्शन 21 सब सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में बताया गया है, या सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 में बताया गया है। यानी कि एनहांस रेंट आपको देना होगा, पहले 2 महीने का दूना और बाद के 4 महीनों का 4 गुना। सेक्शन 26 ये भी लैंडलॉर्ड के फेवर में है। अगर लैंडलॉर्ड को लगता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी में कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, एडिशनल स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो इसके लिए भी वो किराएदार से कहेगा, और किराएदार अगर इनकार करता है तब वो रेंट कोर्ट में जाकर वहाँ एक एप्लीकेशन मूव करेगा और वो इस तरह का एडिशनल कंस्ट्रक्शन उसमें कर सकता है। सेक्शन 27 पर आते हैं, जो कि खाली ज़मीन के बारे में है। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है और उसके साथ एक खाली मैदान भी था। जब आपने रेंट एग्रीमेंट साइन किया, वो खाली मैदान भी, अक्सर ऐसा पुरानी टेनेंसी में ऐसा होता आया है, आपने खाली पूरा एक बहुत बड़ा बेंगलो है या बड़ा मकान है, आपने जो किराए पर दिया उसके साथ एक बहुत बड़ा लॉन था या खाली मैदान था, जाहिर है वो पूरी प्रॉपर्टी का आपने रेंट एग्रीमेंट साइन किया, वो भी उसके साथ किराए पर दे दी। लेकिन अब लैंडलॉर्ड को लगता है कि मुझे इस ज़मीन के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करना है। अगर वो ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो ऐसा भी कर सकता है, और इस कार्य में किराएदार बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। यानी कि मकान मालिक का खाली ज़मीन जिसको उसने रेंट एग्रीमेंट साइन करते हुए रेंट एग्रीमेंट के तहत उसको दिया है, उस पर भी वो बिल्डिंग बनाना चाहेगा तो उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। इसके बाद की जो सेक्शन है वो कुछ पहले डिस्कस हो चुकी हैं, 30 एंड 32, और बाकी और इतनी ज़रूरी नहीं। हम आते हैं सेक्शन 33 पर। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपके जहन में ये सवाल आएगा कि जब एक नया रेंट कोड बन गया, एसडीएम को सिविल कोर्ट की पावर दे दी गई और ट्राइब्यूनल बना दिया गया, तो क्या यहाँ पर कोई नया प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा? जी नहीं, यहाँ कोई नया प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। सेक्शन 30 इसमें स्पष्ट कर देती है, यहाँ पर वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में बताया गया है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत जिस तरह से पहले प्रोसीजर सिविल कोड अडॉप्ट किया करते थे, जिस तरह की प्रोसीडिंग किया करती थी, उसी तरह से इस मामले में भी रेंट कोर्ट और रेंट अपीलेट उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगी। सेक्शन 34 में रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्राइब्यूनल की पावर को डिफाइन किया गया है। रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्राइब्यूनल की पावर वही होंगी जो सिविल कोड की होती थी एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। यहाँ पर रेंट ट्राइब्यूनल को सिविल कोर्ट की पावर देना कोई ऐसी खास बात मैं नहीं समझता, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा नॉमिनेटेड एडीजे होंगे, उनके रैंक के अधिकारी होंगे जो कि रेंट ट्राइब्यूनल ऑफिसर होंगे, इंचार्ज होंगे। लेकिन रेंट कोर्ट किसको बनाया गया है ये फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट नामित करेंगे अपने किसी सब डिविजनल ऑफिसर को, एसडीएम को, और उस एसडीएम को सिविल कोड की शक्तियां देना, ये थोड़ा सा आने वाले समय में चर्चा का विषय हम देखेंगे, हो सकता है। बहरहाल कानून है, सरकार ने बनाया हुआ है और इसी के तहत अब आगे कार्रवाई चलनी है। सेक्शन 35 पर आते हैं, अपील। दोनों पार्टी गई रेंट कोर्ट में, रेंट कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया। वो जजमेंट किसी के फेवर में हो सकता है, किराएदार के फेवर में हो सकता है और मकान मालिक के फेवर में हो सकता है। जैसा ये ऑर्डिनेंस है, इसको देखते हुए तो ये लगता है कि चांसेस ये हैं कि वो मकान मालिक के फेवर में ज़्यादा जाएगा, किराएदार के पास बहुत ज़्यादा डिफेंस है नहीं। बहरहाल जो भी पार्टी उस इम्प्यून ऑर्डर के खिलाफ अपील में जाना चाहती है, ट्राइब्यूनल में जाना चाहती है, उसको सेक्शन 35 में डिफाइन किया गया है कि वो जो भी एग्रीड पार्टी है जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, 30 डेज के अंदर उसको रेंट ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करनी होगी और अपील के साथ जितना भी एरियर है उसका 50% उसको डिपॉजिट करना होगा, तब वो अपील में जा पाएंगे। अब एरियर किसके अगेंस्ट होगा? भाई मकान मालिक के पास तो एक ही चीज़ बचती है कि अगर आपने एडवांस लिया है वो एरियर हो सकता है, उसके लिए मुझे लगता नहीं है कोई इतनी बड़ी मुकदमेबाजी होगी या होगी, तो एक ही पॉइंट होगा। लेकिन यूजुअली एरियर अगर होगा तो वो होगा किराएदार के ऊपर, किराएदार किराया नहीं दे रहा। अब यहाँ मान लीजिए
रेंट कोर्ट से मुकदमा आते आते और डिस्प्यूट होते होते 2-4-6 महीने हो गए, तब वो कितना एरियर डिपॉजिट करेगा? नोटिस पीरियड के बाद शुरू के 2 महीने का दुगना और उसके बाद जो इतना पीरियड हुआ उसका 4 गुना, उसका 50% जो भी एरियर अमाउंट निकल के आती है वो पहले डिपॉजिट करेगा, तब वो अपील में जाएगा। हियरिंग के बारे में स्पष्ट किया गया है, पहली डेट हियरिंग की जो लगेगी वो 30 दिन के अंदर अंदर लगेगी, यानी कि जब आपने अपील मूव की उसके 30 डेज में फर्स्ट हियरिंग हो जाना है और उसके अगले 60 डेज में इस अपील को डिसाइड करना होगा, डिस्पोज ऑफ करना होगा। यानी कुल मिलाकर 90 डेज का मैक्सिमम टाइम इसमें अभी तक बताया गया है, इस पीरियड में इसको डिसाइड करना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि बहुत ज़्यादा इसमें जैसे कि साहब कभी मुवक्किल नहीं आए हैं, कभी अपोजिट पार्टी नहीं है, कभी वकील साहब नहीं है, तो इस तरह की एडजॉर्नमेंट है या हाजिरी माफ़ी है या कोई एप्लीकेशन है या डीले टैक्टिस जिसको कह सकते हैं, यूज़ करते हैं, एक प्रोसीडिंग में 3 से ज़्यादा आप एप्लीकेशन मूव नहीं कर पाएंगे, 3 से ज़्यादा एप्लीकेशन की आपको परमिशन नहीं होगी। सेक्शन 36(1) पर आता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर बाय रेंट ट्राइब्यूनल। रेंट ट्राइब्यूनल ने एक ऑर्डर पास किया, अब उसका एग्जीक्यूशन कैसे कराएं? पिछले एक्ट में ये समस्या आती थी कि सिविल कोर्ट ने तो अपना जजमेंट दे दिया, अब उस जजमेंट को एग्जीक्यूट कराना प्रशासन का काम है और वो एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता था, बड़ा लेंथी प्रोसेस होता था। लेकिन अब आपको कहीं और नहीं जाना है, ये प्रोसेस भी इसी कोर्ट से होगा, रेंट ट्राइब्यूनल से होगा और इसमें बहुत टफ डिसीजन लिए गए हैं, बहुत टफ प्रावधान किए गए हैं, जो कि जिस पार्टी के अगेंस्ट ये ऑर्डर होगा उसको सावधान रहने की जरूरत है। नंबर 1, डिलीवरी ऑफ पोजीशन। रेंट ट्राइब्यूनल उस प्रॉपर्टी का पोजीशन दूसरी पार्टी को डिलीवर कर सकता है, उसको पावर दी गई है। नंबर 2, जो कि टफ बात है, अपोजिट पार्टी के बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए हम किराएदार को ही मान के चलते हैं, डिफॉल्टर किराएदार ही होना है, किराएदार प्रॉपर्टी खाली नहीं करता है, तब ऐसी दशा में रेंट ट्राइब्यूनल अपोजिट पार्टी के बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है, कोई अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडवोकेट कर सकता है या कोई किसी कोर्ट ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए। और नंबर 4 पर जो इसमें कंडीशन दी गई है वो उसकी सैलरी को भी अटैच कर सकता है। सैलरी एंड अलाउंसेज, अगर कोई सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है, पब्लिक सेक्टर की नौकरी में है, तो रेंट ट्राइब्यूनल उसके सैलरी एंड अलाउंसेस को भी अटैच कर सकता है। तो अटैचमेंट की जहाँ तक बात हुई, उसके बैंक अकाउंट को अटैच कर सकता है, सैलरी को अटैच कर सकता है और सबसे ज़्यादा मुश्किल बात कि उसकी प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है उसको भी अटैच करके सेल कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस ऑर्डर का जो रेंट ट्राइब्यूनल ने दिया है या रेंट कोर्ट ने दिया है उसका बहुत सख्ती से पालन कराया जाएगा, उसको टाला नहीं जा सकता, उसका एग्जीक्यूशन बहुत तेज से हम देखेंगे। इन सब के अलावा सब सेक्शन 2 क्लॉज 2 में बताया गया है कि रेंट कोर्ट पुलिस प्रशासन, लोकल पुलिस प्रशासन की भी मदद ले सकता है, यानी कि ये कार्य भी रेंट कोर्ट से ही होगा। वो लोकल पुलिस को आदेश जारी कर सकता है, जाइए और आप इस आदेश का एग्जीक्यूशन कराइए। चलिए, अब चूंकि नया कानून है, अब आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि पुरानी अदालतों का क्या होगा, वो भी बता देते हैं। इसमें सेक्शन 38 में बताया गया है कि सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन को बार्ड कर दिया गया है। बार्ड किस तरह से कर दिया गया है कि अब सिविल कोर्ट किराएदार से जुड़े किसी मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो पहले से चल रहा है वो वहीं चलता रहेगा, लेकिन अगर कोई नया मामला आता है तो सिविल कोर्ट को उसमें किसी सूट को एंटरटेन करने का कोई हक अधिकार नहीं होगा। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, पुराने रेंट एक्ट में हमने देखा था जब लिटिगेशन चलते थे वहाँ डिफरेंट बात पर मुकदमा चलता था। एक पॉइंट ले आया करता था किराएदार कि साहब ये मुझसे किराया मांग रहे हैं, ये मुझसे प्रॉपर्टी खाली करने के लिए कह रहे हैं, साहब इनको तो अधिकार ही नहीं है, ये तो मकान मालिक ही नहीं है। इस नए कानून में, इस नए ऑर्डिनेंस में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो रेंट कोर्ट होगा उसका जुरिसडिक्शन सिर्फ उस रेंट एग्रीमेंट तक है। वो उस रेंट एग्रीमेंट की शर्तों के ऊपर आपके बात को सुनेगा, आपके बात को सुलझाएगा, आपके बात को निर्णीत करेगा। उसे प्रॉपर्टी के टाइटल में नहीं जाना है, ओनरशिप में नहीं जाना है। यानी कि आप अब वहां जाकर ये प्ले नहीं ले सकते हैं कि जो शख्स मुझे किराया मांग रहा है या प्रॉपर्टी खाली करने कर रहा है उसका कोई हक या अधिकार नहीं है या वो मकान मालिक नहीं है।
उसे अपना टाइटल साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ जो आपने रेंट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है केवल और केवल उसी पर चर्चा होगी। जी हाँ, बात करते हैं कोर्ट फीस के बारे में। सेक्शन 39 में स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के लिटिगेशंस में जैसे पहले कोर्ट फीस लगती आई थी उसी तरह से कोर्ट फीस पेबल होगी, यानी कि यहाँ पर भी प्रोविजन ऑफ कोर्ट फीस एक्ट 1870 एक्ट नंबर 7 उसी तरह से लागू होगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। पुराने लिटिगेशन में जिस तरह से आप कोर्ट फीस पे क्या करते थे कोर्ट फीस एक्ट 1870 के तहत, उसी तरह से आप इसमें भी कोर्ट फीस पे करेंगे। सेक्शन 41 बताता है एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, यानी कि यहाँ पर भी लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 4, 5, 12 एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि ये मुतंदिस हैं, यानी कि इसके तहत कहा गया है, लैटिन फ्रेज है कि इफ़ थिंग्स चेंजेस दैट शुड बी चेंज। अगर कुछ हालात बदलते हैं तो इस परिस्थितियाँ बदलती हैं तो इसको भी बदल देना चाहिए, इसमें बदलाव कर देना चाहिए। इसे कहा जाता है मुतंदिस, लैटिन फ्रेज है। अभी ये एक्ट ज़मीनी स्तर पर आया है या नहीं आया है, अभी यहाँ लोकल कोर्ट में कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं है, ग्राउंड पर अभी तक कोई कोर्ट इस्टेब्लिश नहीं हुई है इस तरह से, भले ही ना हुई हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि यहाँ पर ये लिमिटेशन एक्ट लागू हो चुका है। चूँकि अब अगर उसको देखा जाए कि जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो चुका है, और शुरू में हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि आपको 2 महीने में इन्फॉर्मेशन देनी है, अगले 3 महीने में इन्फॉर्मेशन, तो टाइम तो आपका निकल चुका। लेकिन यहाँ पर आप लिमिटेशन एक्ट का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि अभी इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है। कोरोना को देखते हुए मार्च 2020 से लेकर अभी तक टिल नाउ लिमिटेशन एक्ट को उन्होंने लिमिटेड किया हुआ है कि ये टाइम बार्ड नहीं होंगे, जो लिटिगेशन पेंडिंग्स हैं या आने वाले हैं वो टाइम बार्ड नहीं होंगे। बहरहाल इस नए एक्ट के आने के बाद जो पुराना एक्ट चल रहा था हमारे यहाँ, जिसमें लिटिगेशन चल रहे थे, द उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट नंबर 30 1972, वो रिपील कर दिया गया है। अब पुराने एक्ट में कोई लिटिगेशन फाइल नहीं होगा, कोई सूट फाइल नहीं होगा, लेकिन अगर कोई पुरानी विवाद चल रहा है, सिविल कोर्ट्स में चल रहा है, वो इसी एक्ट के तहत चलता रहेगा, उसकी सुनवाई इसी एक्ट के तहत होती रहेगी। बहरहाल इस तरह से आपका जो नया कानून है, इसमें हम चर्चा कर रहे थे, कंप्लीट हुआ है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, इसमें सिर्फ 2 ही शेड्यूल दिए गए हैं, द फर्स्ट शेड्यूल एंड द सेकंड शेड्यूल। द फर्स्ट शेड्यूल में तो उसमें बताया गया है कि जब आप रेंट एग्रीमेंट साइन करेंगे, रेंट एग्रीमेंट साइन करने के साथ साथ आपको एक शेड्यूल जिसमें इंफॉर्मेशन होगी, वो इंफॉर्मेशन के साथ रेंट कोड को देना होगा, जिसमें किराएदार और मकान मालिक की सूचनाएं होंगी। अगर कोई प्रॉपर्टी मैनेजर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उनके आधार नंबर होंगे, उनकी फ़ोटो आईडी लगेगी। अगर आपको ये शेड्यूल की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। दूसरा शेड्यूल, द सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल जैसे कि सेक्शन 15(1) में आया था, उसमें बताया गया था कि अब रिपेयर के बारे में स्पष्ट कर दिया गया है, कौन सी रिपेयर किसको करानी है, वो सेकंड शेड्यूल में बताया गया है। सेकंड शेड्यूल में स्पष्ट किया गया है कि मकान मालिक को अपनी बिल्डिंग में कौन कौन से रिपेयर वर्क कराना है और किराएदार को कौन कौन सा कराना है। मकान मालिक के खाते में 4 मदाई हैं जिन पर उसको कार्य कराना है, वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। 4 चीज़ें। नंबर 1, स्ट्रक्चरल रिपेयर एक्सेप्ट दोज नेसेसिटेड बाय डैमेज कॉज्ड बाय द टेनेंट। स्ट्रक्चरल रिपेयर मकान मालिक कराएगा, लेकिन वो स्ट्रक्चरल रिपेयर उन केस में नहीं कराएगा यदि कोई तोड़फोड़, कोई नुकसान जानबूझकर किराएदार द्वारा किया गया है, तो उसके लिए मकान मालिक जिम्मेदार नहीं होगा, वो रिपेयर नहीं कराएगा। नंबर 2, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, डोर्स एंड विंडो। दीवारों की वाइट वॉश, विंडो और दरवाजे की पेंट्स मकान मालिक कराएगा, किराएदार नहीं कराएगा। नंबर 3, चेंजिंग एंड प्लम्बिंग पाइप्स व्हेन नेसेसरी। अगर प्लम्बिंग पाइप्स
पानी की सप्लाई वाले पाइप्स खराब हो गए हैं तो उसको चेंज मकान मालिक कराएगा, किराएदार नहीं कराएगा। नंबर 4, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड रिलेटेड मेंटेनेंस व्हेन नेसेसरी। स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई मेंटेनेंस है, वो मकान मालिक कराएगा, किराएदार नहीं कराएगा। ये इसका पार्ट ए था सेकंड शेड्यूल का। अब सेकंड शेड्यूल के पार्ट बी पर बात करते हैं, जिसमें बताया गया है पीरियडिक रिपेयर टू बी गॉट डन बाय द टेनेंट्स। टेनेंट कौन कौन से रिपेयर कराएगा? इनमें नंबर 1, चेंजिंग ऑफ टैप्स, वॉशर्स, टैप वगैरह चेंज कराने हैं, वो किराएदार चेंज कराएगा, वो यूज करेगा तो उसी से टूट फूट का नुकसान होगा। ड्रेन की क्लीनिंग, नंबर 2, ड्रेन क्लीनिंग किराएदार कराएगा। नंबर 3, वाटर क्लोजेट रिपेयर्स किराएदार कराएगा। नंबर 4, वॉश बेसिन रिपेयर, वॉश बेसिन की रिपेयर भी किराएदार कराएगा। नंबर 5, बाथ टब रिपेयर, जाहिर है वो किराएदार की यूज होगा, किराएदार उसको रिपेयर कराएगा। नंबर 5, बाथ टब रिपेयर्स। नंबर 6, गीजर रिपेयर। नंबर 7, सर्किट ब्रेकर रिपेयर्स। नंबर 7, सर्किट ब्रेकर रिपेयर्स। नंबर 8, स्विचेस एंड सॉकेट्स रिपेयर। स्विचेस, इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस होते हैं या सॉकेट्स होते हैं, उनके रिपेयर किराएदार कराएगा। नंबर 9, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एक्सेप्ट मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल वायरिंग चेंजेस। शुरू में बताया पार्ट ए में, जो मेजर रिपेयर है इलेक्ट्रिकल की या स्ट्रक्चर की, वो मकान मालिक ही कराएगा, किराएदार नहीं कराएगा। नंबर 10, किचन फिक्चर्स रिपेयर, किचन में जो फिक्चर्स लगी हुई उसकी रिपेयर्स किराएदार कराएगा। नंबर 11, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लाई नेट्स, जाली लगी होती हैं दरवाजों में, उसकी रिपेयर किराएदार कराएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ नॉब्स एंड नॉक ऑफ डोर्स, कपबोर्ड, विंडोज एटसेट्रा। नंबर 13, रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लास पैनल्स इन विंडो, डोर्स एटसेट्रा। एंड नंबर 14, मेंटेनेंस ऑफ गार्डन एंड ओपन स्पेसेस लेट आउट टू बी यूज्ड बाय द टेनेंट। तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कौन से काम किराएदार कराएगा, कौन से मकान मालिक कराएगा। हमने आपको ये एक्ट समझाने की कोशिश तो की है। अब कितना समझ में आया है ये आप हमें मैसेज के द्वारा कमेंट करके बताएंगे। और मेरा आपसे फिर से एक बार निवेदन है कि कृपया मेरे वीडियोस को अगर आपको पसंद आता है लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी मैं कोशिश करूँगा और अच्छे अच्छे जानकारी कानून से संबंधित और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर मैं आपके लिए आऊँगा। तब के लिए थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।